हेलो एंड वेलकम। आई एम बैक अगेन। इस बार टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का वन शॉट डिटेल डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में क्या होगा उसका मैं एक ग्लिम्स क्विकली दिखा दे रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड डेरिवेशन सब कुछ मिलेगा, सारे फॉर्मूले होंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगे एंड नीट एंड क्लीन नोट्स के साथ। जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो इस लेक्चर में ऑब्वियसली आप साथ में नोट्स तो बना ही सकते हो, बट इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द नोट आई विल पुट अ लिंक ऑफ माई व्हाट्सएप चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल को जाके ज्वाइन करो एंड पीडीएफ को डाउनलोड करो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डेरिवेशन एंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो बिल्कुल क्लियर डायग्राम के साथ, वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ इसमें आई विल डिस्कस इट। सो विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन। बहुत बेसिक है, क्लास 10th का टॉपिक है, क्विकली इसको देखेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जब वो किसी पॉलिश सरफेस पे आके गिरे। यानी कि यहाँ पे ये अगर हम इसको फर्स्ट मीडियम समझें और ये वाला सेकेंड मीडियम है, तो ये सेकेंड मीडियम में ना जाके टकराने के बाद अगर फर्स्ट मीडियम में ही लौट जाए, सिंपल सा ये फिनोमेना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो डिफाइन कैसे करेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस, दैट्स ऑल। दो सिंपल लॉ हैं, अगेन ये पूरा क्लास 10th का ही है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंड दूसरा ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। इसको समझने के लिए डायग्राम को देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा आर। दोनों ही एंगल हमें ध्यान में रखना है, नॉर्मल से बनाते हैं। इंसिडेंस एंगल जो होता है वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है दैट इज आर, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। दोनों बराबर होंगे जब भी एक रिफ्लेक्शन होगा। ये हो गया पहला लॉ। और दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर मैं इसके पीछे एक प्लेन लगा दूं, यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन लाइक एक कोई पेज है या कोई भी एक फ्लैट प्लेन लगाऊं, तो उसी प्लेन में ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों उसी प्लेन में आ जाएंगे, हमेशा ये चीज होगी। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Now let's look at spherical mirror. It is a reflecting surface which form a part of hollow sphere. ठीक है, तो यानी कि ये कोई ग्लास का hollow sphere हम इसको समझ लें। इस स्फेयर का एक हमने पार्ट लिया, वो पार्ट ये ग्रीन कलर का पोर्शन है, यानी कि दिस पोर्शन। ठीक है, इसी पोर्शन का अगर एक हिस्सा मैं पॉलिश कर दूं, तो ये जो चीज़ तैयार होगी, दिस ए पी बी, ये जो कर्व तैयार होगा, वी विल कॉल इट अ स्फेरिकल मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है जिसको इसी डायग्राम में देख लेते हैं। इनकी डेफिनेशन 10th के लिए थी, यहाँ 12th में पूछी नहीं जाएगी, सो समझ लेते हैं। डेफिनेशन इन टर्म्स की याद करने की ज़रूरत नहीं। पहले तो ये जान लें कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर दो कौन कौन से होते हैं। अगर हमारा ये जो बल्ज आउट वाला पोर्शन है, अगर उधर की तरफ ये पॉलिश्ड है तो ये कनकेव मिरर है, और अगर अंदर के साइड में ये पॉलिश्ड है और बाहर के साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कन्वेक्स हो गया। तो कनकेव एंड कन्वेक्स को पहचानना ऑब्वियसली आना चाहिए। अब बात कर लें यहाँ पे टर्म कौन कौन से हैं, तो एक है पोल, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। एक एक करके इनको देख लेते हैं। पोल हमारे इसी ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट हो गया, इसी के ऊपर लाई करता है, दिस इज पोल। इस पूरे स्फेयर जिसका ये पार्ट है, हमारा मिरर ये पार्ट है, उसके सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और देख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी स्फेयर का जो रेडियस होगा, जो सेंटर और पोल के बीच की दूरी है, पी और सी के बीच की जो दूरी है, उसी को हम आर कहते हैं, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके अलावा बाहर का सरफेस को अगर हमने पॉलिश कहा है तो अंदर वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। पोल और फोकस के ऑलमोस्ट मिड में फोकस लाई, सॉरी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑलमोस्ट मिड में फोकस लाई करता है, विच इज एफ। एंड ये जो एंड है मिरर का, ये वाला और ये वाला, इसका जो ये परपेंडिकुलर दूरी होगी, जिसको हम एक तरीके से ये वर्टिकल दूरी भी कहें, इसको अपर्चर कहते हैं। तो दिस इज अपर्चर। ठीक है, एंड पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनसे पास होती हुई ये जो लाइन है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जनरली प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सारे ऑब्जेक्ट और इमेजेस को हम लोग उसकी हाइट को देखते हैं वहां से। ठीक है, तो ये सारे हो गए टेक्निकल टर्म। अब कुछ साइन कन्वेंशन की बात कर लें, तो सारी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं कहाँ से? पोल से। पोल यानी कि इस जगह से।
जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से ही मेजर करेंगे। जितनी भी डिस्टेंस लेफ्ट पे होगी उसको नेगेटिव लेंगे, राइट पे होगी पॉजिटिव लेंगे। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है वी विल टेक इट पॉजिटिव, एंड अगर वो नीचे है तो वी विल टेक इट नेगेटिव। तो ये सिंपल कार्टेशियन सिस्टम जो मैथ में फॉलो करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन वाला, वही वाला यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन में यूज होगा। एंड लास्टली इस टॉपिक में रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम फोकल लेंथ, इसका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये फॉर्मूला जरूर न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा कि जो आर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, प्रिसाइसली डबल नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन में ये डराइव किया जाता है, बट हम लोग इसको आर इक्वल टू 2f ही लेके चलेंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमें न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करने वाला है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आगे मैं अभी दिखाऊंगा। तो मिरर फार्मूले में u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v हमारा यहाँ पे इमेज डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, और f हमारा फोकल लेंथ का रोल प्ले करेगा। फोकल लेंथ क्या है? पोल और फोकस के बीच की दूरी। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है यही हमारा फोकल लेंथ है, जिसको स्मॉल f से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब 1/f 1/v 1/u, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला जो है इसी को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। इसमें अगर v u अगर पता है तो f आ जाएगा, या कोई भी दो क्वांटिटी पता है तो थर्ड मिल जाएगी। तो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इनका जो रिलेशन है इट इज गिवन बाय अ फार्मूला कॉल्ड मिरर फार्मूला। बाकी कनकेव मिरर जो कि इस तरीके से बनाया जाता है, बिकॉज ये इस तरीके से बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे, तो इस और इसका मतलब, इसका हम अगर देखें तो इसका स्फीयर लेफ्ट साइड में कंप्लीट हो रहा है कनकेव मिरर का, तो इसका फोकस लेफ्ट में लाई करेगा, इसलिए नेगेटिव। और अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स इस तरीके से रहेगा, तो इसका सर्किल इधर कंप्लीट हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, फोकस यहाँ है, इसका फोकस राइट साइड में है, इसलिए इसका फोकस पॉजिटिव। तो कनकेव का फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कन्वेक्स का कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव एंड कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसको लर्न करने के सच रिक्वायर्ड नहीं, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 1 सेकेंड लगेगा ये डायग्राम बना के, एनी टाइम वी कैन फाइंड आउट कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो वो लीनियरली कितने टाइम्स अपने ओरिजिनल साइज का हो जा रहा है, लाइक उसकी इमेज कितनी बड़ी या छोटी हो जा रही है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका सिंपल सा आइडिया है कि अगर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 1 मीटर की और वो बाद में 2 मीटर हो जा रही, मतलब डबल हो जा रही, तो जब मैं 2/1 करूंगा तो 2 आ रहा है, यानी कि मैग्नीफाई ट्वाइस हो गई, इसीलिए हाइट करते हैं। जैसे अगर कोई 4 मीटर के हाइट का ऑब्जेक्ट है और वो 8 मीटर का हो जा रहा है, यानी वो डबल हो जा रहा है, तो अगर मैं ये डबल निकालना है तो ऑब्वियसली 8/4 ही करूंगा। तो इट क्लियरली मेक सेंस कि हमें लीनियर मैग्निफिकेशन जब भी निकालना है, हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना होगा। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें कुछ अदर फॉर्मूले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के, जिसका हमें वैल्यू लाइक फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, सो दैट न्यूमेरिकल में हम लोग उसको सॉल्व कर सकें, एनी टाइम अप्लाई कर सकें। तो h2/h1 तो हमने देखा ही है, -v/u भी होता है, या फिर f/f-u भी होता है, या फिर f-v/f भी होता है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के मिरर के केस में। ध्यान रखना है, लेंस में नहीं मिरर में, तो इसको भी हमें लर्न रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कीप इन माइंड। नोट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हम बात करें तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेजेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि रियल इमेजेस को अगर हम ध्यान रखें ना तो रियल के साथ हमेशा एक इन्वर्टेड भी आता है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर हम h1 उसको बोल रहे हैं। अब मैग्निफिकेशन बिकॉज h2/h1 होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है तो जो भी इमेज डिस्टेंस होगी वही मैग्निफिकेशन के साइन को डिसाइड करेगी। अब अगर इमेज उल्टा है, जो कि रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, तो यानी नेगेटिव होगा, इसलिए पूरा मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव हो जाएगा। और वर्चुअल इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है, तो h2 पॉजिटिव है, h1 तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 आ गया। तो ये दो चीज़ भी हम ध्यान में रखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि m इज नेगेटिव रियल इन्वर्टेड, m इज पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। रिफ्लेक्शन समझा है, रिफ्रैक्शन समझेंगे, उसके 2 लॉ को भी देखेंगे, फॉलोड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अदर टॉपिक। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, जो रास्ता है उसका, वो जिस मोमेंट पे रिफ्रैक्शन होगा उसका पाथ
चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। एज इट पासेस, ये कब होगा? जब भी वो ऑब्लिकली पास करे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम दो केसेस देखें, एक मीडियम एयर है, एक ग्लास है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसमें जा सकती है, चल सकती है। अब लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, मान लो ये नॉर्मल है, मान के लो ये नॉर्मली है, और ये रही इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जिसको हमने ऑरेंज कलर से बनाया है। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को हमने आई बोला है, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और फाइनल जो रे है, जिसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, उसके बीच के एंगल को आर बोला है, जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल है। ओके, दो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हो क्या रहा है कि आई और आर सेम नहीं, ये लाइट बिल्कुल सीधे नहीं जा रही, ठीक है। ये लाइट अगर सीधे जाती तो मैथ इतना पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों बराबर हो जाते, बट ये सीधे ना जाके थोड़ी सी बेंड हो जा रही। अब यहाँ पे दो तरीके की बेंडिंग है, या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, दब जाएगी थोड़ी, या थोड़ी सी ओपन हो जाएगी, यानी एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या इस केस में देखें तो घट जाएगा। ये कैसे डिसाइड होता है? तो इसके लिए दो तरह के एक मीडियम होते हैं। कंपेयर जब हम करें, जैसे अगर दो लोग हैं तो एक हाइट में कम है, एक ज़्यादा है, तो एक छोटा एक बड़ा हम कह सकते हैं। उसी तरीके से दो मीडियम का जो लाइट का कंपैरिजन है, तो लाइट जिसमें तेज चल रही है उसको हम कहेंगे कि वो कंपैरेटिवली रेयर है, और जिसमें धीमे चल रही है वो हमारी डेंसर है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड किसमें कितनी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। तो दो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड अलग अलग है, हम कहेंगे वो दो डिफरेंट तरह का ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है। एक उसमें से रेयर होगा जिसमें लाइट तेज चल रही होगी, एंड जो डेंसर वाला होगा उसमें लाइट जो है वो स्लो चल रही होगी, ठीक है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जब भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी उसमें वो बेंड अवे हो जाएगी, ठीक है। तो एयर यहाँ पे रेयर है, ग्लास डेंसर है, बेंड टूवर्ड, डेंसर टू रेयर, बेंड अवे, दैट्स ऑल। ये सिंपल सी बात हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग बेसिक से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं इस टॉपिक में कहीं पे भी रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ कर लूँ तो वो मे बी लाइक मिस स्पेल हो गया है। रिफ्रैक्शन ही मेरा इंटेंशन है, ओके। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन काफ़ी सिमिलर वर्ड है, तो मैं अभी रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब फर्स्ट लॉ की हम बात करें तो द इंसिडेंट रे ये देखो यहाँ पे करेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्टेड नहीं, इट इज रिफ्रैक्टेड, ओके। तो लिखने में भी हो जाती है गलती से, बोलने ही में नहीं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने देखा था वहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले में, जो सेकेंड लॉ देखा था वो यहाँ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ ये है, सेकेंड लॉ जो है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट गिवन बाय फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी अगर कोई दो मीडिया मान लें, एक एयर को ही ले लें और एक ग्लास को ही ले लें, ठीक है। तो इसमें अलग अलग एंगल पे हम लोग लाइट डालें, अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। मतलब आई अलग कर, आई को जैसे जैसे बदलेंगे अलग अलग आर मिलेगा। लेकिन जब हम आई के आगे साइन लगा दें और आर के आगे साइन लगा दें, साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला, और दोनों का रेशियो ले लें साइन आई बाई साइन आर, तो वो हर केस में सेम आएगा, अगर हम ये ध्यान में रखें कि मीडियम ना बदले। तो मतलब अगर मैंने दो मीडियम फिक्स कर दिया, एक मीडियम हमने एयर फिक्स कर दिया, इसको बदल नहीं रहे, और दूसरा मीडियम हमने फॉर एग्जांपल ग्लास फिक्स कर दिया, इसको हम चेंज नहीं कर रहे। अब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो पहले हमने इसको डाला I1 पे, हमें मिला R1, ठीक है। इसी तरह I1 के साथ हमें मिला R1, I2 के साथ हमें मिला R2, करते करते बहुत सारे हमने ऑब्जर्वेशन करे। हर बार जब हम साइन आई बाई साइन आर करेंगे, जैसे पहली बार साइन I1 अपॉन साइन R1 किया, इसी तरह साइन I2 अपॉन साइन R2 किया, तो जब भी ये सारी चीज़ करेंगे हमें सेम एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। ये तब तक कांस्टेंट मिलेगा जब तक मीडियम हम लोग कोई अलग ना कर दें, यानी मीडियम एयर ग्लास के अलावा कोई और ना कर दें। तो दो मीडियम के लिए ये रेशियो साइन आई और आर का हमेशा देखा गया कि सेम रहेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड है। सो एंड दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट उसको कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम आगे बात भी करेंगे। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन उसका, उस कांस्टेंट को 1 म्यू 2 करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 1 म्यू 2 यहाँ सिंबलाइज कर रहा है कि 1 से 2, 1 मीडियम से 2 सेकेंड मीडियम में लाइट जा रही है, और इसको और कुछ नहीं स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा अब अगला टॉपिक रहेगा। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। कैसे डिफाइन होती है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर अ लाइट
ऑफ अ गिवन वेवलेंथ। यहाँ पे एक्चुअली वेवलेंथ बदलने पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने कहा है कि गिवन वेवलेंथ के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हैं। जनरली वाइट लाइट यूज़ होती है, तो वेवलेंथ पे इतना वेरिएशन हमें मैटर नहीं करता। तो अब इसको देखते हैं क्या, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium for a light of given wavelength, it is defined as ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। बहुत सिंपल है, यानी कि लाइट की स्पीड का वैक्यूम में और किसी मीडियम में इनका जो रेशियो होता है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि लाइट यहाँ पे एयर से या वैक्यूम से, एयर और वैक्यूम को मैं इंटरचेंज करके यूज़ करूँगा क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहता है स्पीड। तो एयर या फिर वैक्यूम से अगर लाइट किसी मीडियम में जा रही है तो उस केस का जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा कहलाएगा म्यू एंड विच इज सी बाई वी। सी क्या है, लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में, एंड वी जो है वो उस मीडियम में जिस मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ऐसे जो भी केसेस हैं जहाँ पे पहला मीडियम हमारा जनरली अगर एयर या वैक्यूम है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कहेंगे। वन मीडियम जहाँ पे एयर या वैक्यूम, तो ये वर्ड एब्सोल्यूट यूज होगा। और दूसरा होता है रिलेटिव, जो अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट अभी हमने जैसा मेंशन किया कि ये जो म्यू होता है ये वेवलेंथ से भी रिलेट करता है, तो उसका भी फॉर्मूला है सी बाई वी। तो ठीक है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर दी है, तो दोनों मीडियम में सेम होके कट जाएगी। बाकी वेवलेंथ अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो सी इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम इंटू न्यू लिखा है और वी इक्वल टू लैम्डा मीडियम इंटू न्यू, क्योंकि वी मीडियम का है तो यहाँ मीडियम वर्ड यूज़ किया, सी वैक्यूम है तो वैक्यूम वर्ड यूज़ किया, तो न्यू और न्यू यहाँ पे कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विथ लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। तो एक फॉर्मूला ये भी हम लोग न्यूमेरिकल के लिए ध्यान में रखेंगे। नाउ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो रिलेटिव वर्ड कब यूज होगा, जब आपका दो अलग मीडियम हो, उसमें से एयर वैक्यूम जैसा कुछ ना हो। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विच इज एनीथिंग बट नॉट वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विच इज एनीथिंग बट नॉट वैक्यूम। तो डिनोटेड बाय 1 म्यू 2 इसको लिखते हैं। अगर यहाँ एयर वैक्यूम होता तो केवल म्यू से हमारा काम चल जाता, वहाँ 1 2 करने की जरूरत नहीं थी। लाइट ट्रैवल करे अगर पहले मीडियम से दूसरे, अब कंफ्यूजन क्या होता है किधर से लाइट किधर जा रही है, किसको पहले लिखें, न्यूमरेटर में कौन सा रहेगा वो सब क्लियर कर लेते हैं। तो अगर कभी भी लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो उसको 1 म्यू 2 लिखते हैं। 1 से 2 की तरफ जा रही है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1 म्यू 2, तो 1 से 2 में लाइट जा रही है। ओके, और इसको पढ़ते कैसे हैं, बाद वाला विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो पढ़ते इस तरीके से हैं। और वो लाइट जाती है 1 से 2 में, बाकी V1 यानी पहला वाला ऊपर रहेगा स्पीड, और दूसरे वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डिनोमिनेटर में रहेगी। अब जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात करें, ये लाइट की स्पीड का रेशियो है। स्पीड की यूनिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही रहेगी ऑब्वियसली, तो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, चाहे एब्सोल्यूट या चाहे रिलेटिव। ठीक है, किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है अगर ये पूछ ले तो नेचर ऑफ मीडियम पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज जो हो रही है, टेम्परेचर पे और सराउंडिंग पे। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखना है, इन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट ये 2 है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पे भी डिपेंड करेगा, एंड साथ में आपके टेम्परेचर कितना है उस पे भी डिपेंड करेगा। मीडियम का टेम्परेचर बदलने पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट वो ये है कि अगर हमें 1 म्यू 2 पता है, यानी लाइट अगर 1 से 2 में ट्रेवल हो रही, तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पता है, और अगर हमें 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 चाहिए यानी कि 2 म्यू 1, तो ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से डिराइव होता है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। बाकी 1 से अगर 2 में लाइट जा रही है वी विल कॉल इट 1 म्यू 2, अगर 2 से 1 में आ रही है वी विल कॉल इट 2 म्यू 1। ठीक है, अगर हमारा 3 मीडियम इस तरीके से है कि पहले से लाइट दूसरे में जा रही है, फिर दूसरे से तीसरे में जा रही है, फिर तीसरे से वापस पहले में आ जा रही है, ठीक है, तो उस केस में 1 म्यू 2, 2 म्यू 3, 3 म्यू 1, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगा, ये वाला जो पार्ट है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें क्या हम बता रहे हैं, अगर लाइट फॉर एग्जांपल वाटर म्यू जी लिखा हुआ है, लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, मींस लाइट ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास, पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब अगर वाटर से ग्लास में जा रहा है ना, तो ये जो डब्ल्यू म्यू जी लिखा है ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अगर मुझे इसको दो
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में लिखना हो तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डब्ल्यू म्यू जी अगर हमारे पास है, तो जो बाद वाला है ना जी, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो पहले वाला है ना उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास और वाटर का, कैन बी रिटन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो कि हमारा बाद वाला मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिससे लाइट आ रही थी, यानी फर्स्ट मीडियम। तो ये जो कन्वर्जन है, ये न्यूमेरिकल में बच्चे ऊपर नीचे इसमें गलत कर देते हैं, जिससे आंसर ऑब्वियसली गलत आएगा। तो यू शुड कीप इन माइंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि हमारा जो लाइट ट्रैवल हो रही है वो डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ ट्रैवल हो रही है, तो हम इस इवेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। रेयर से डेंसर नहीं जा रही, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही। ठीक है, डेंसर को मैं 2 बोलूंगा, रेयरर को मैं 1 बोलूंगा, तो लाइट जो है हमारी 2 से 1 में जा रही। ओके, ये फिनोमेना 1 से अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है तो ऐसे केस में ये फिनोमेना बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। तो कीप इन माइंड 2 से 1 में, डेंसर से रेयर में जा रही है। अब क्या हो रहा है, अगर सपोज करें कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से सोर्स है, लाइट जा रही है, तो पहले तो ऑब्वियसली एकदम सीधे चली जाएगी, तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ। फिर अगर हम सपोज करें किसी एक सर्टेन एंगल पे डाला, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल, तो जितने एंगल पे डाला उससे बेंड अवे हो गई, इसमें भी कोई खास बात नहीं। फिर मैंने और इसको रैंडम और तिरछे एंगल पे और हमने स्लैंटेड एंगल पे डाला, यानी कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में। तो एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पे हमारा इतनी बेंड हो गई, लाइट अवे होती है ना, तो इतनी अवे हो गई, सीधे ना जाने की जगह इतनी अवे हो गई कि ये 90 डिग्री पे होके सरफेस से जाने लगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे ऐसा हुआ, मैं आगे बताऊंगा, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। पहली चीज, मतलब ये जो रेड वाला जो डायग्राम है, ये हमारे क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, वर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, बिकॉज रिफ्लेक्शन वाला काम होगा, जैसे मिरर में होता है टकरा के वापस आ जाना। ठीक है, तो फिर से रिपीट करें, अगर एक सर्टेन एंगल पे डाला, बेंड अवे हुई, फिर हमने डाला तो और अवे हुई, एक ऐसा सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम लाइट डालें कि इतना अवे हो कि 90 डिग्री पे अवे होकर सरफेस से जाने लगे, इस पर्टिकुलर एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे डाल दें, इंसिडेंस कर दें, तो लाइट क्या होगा, इतना बेंड करेगी कि लौट के अपने ही रिफ्लेक्ट मीडियम यानी कि सेकेंड मीडियम में वापस लौट के आ जाएगी। तो ये वो केस है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, ध्यान में ये रखना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ये लाइट अपने मीडियम में लौट आ गई, इस फिनोमेना को ही हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट कुछ भी उधर नहीं गई, सारी इधर ही आ गई। अब क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं, आईसी से रिप्रेजेंट होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए, यानी कि रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्रैक्ट होकर 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पे ऑब्वियसली आई ये रहा, इस आई को आईसी बोलेंगे, और ये रहा रिफ्रैक्शन एंगल आर, जिसको हम लोग 90 बोलेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है इंसिडेंस का डेंसर मीडियम में जिसके लिए रेयरर मीडियम में 90 डिग्री आपको मिले, क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला एंगल जो है। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करना है, अगर ये एग्जाम में पूछ ले। एक फिनोमेना है सिंपल, जहां पे लाइट ट्रेवल हो रही है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हमने ये बताया क्रिटिकल एंगल के नीचे आपको TIR नहीं मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला। ओके, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, किस मीडियम से? डेंसर से रेयर में जा रही है। ठीक है, और ऐसा होने पे वो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, वापस से डेंसर मीडियम में लौट आ रही है, यानी कि अगर वो डेंसर मीडियम से चली तो वापस डेंसर मीडियम में लौट आ रही है। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिनोमेना वर्ड यूज करना डेफिनेशन में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर पूछ ले, पहले दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए। पहला ये कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर, रेयर से डेंसर जाएगी तो नहीं होगा, डेंसर से रेयर जानी चाहिए, पहला चीज, ताकि बेंड अवे होके इतना अवे हो जाए कि फर्स्ट मीडियम में सेकेंड मीडियम में लौट आए, मतलब जिस मीडियम से चली है उसमें लौट आए। एंड दूसरा, क्रिटिकल एंगल जो है उससे ज्यादा एंगल पे, यानी कि अगर हम बात करें क्रिटिकल एंगल की आईसी, उस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल होना चाहिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन
क्रिटिकल एंगल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो शर्तों को पूरा करेंगे तो ही TIR मिलेगा। अब इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंड हमने यहाँ पे डेंसर मीडियम को 2 बोला है, रेयर को 1 बोला है, लाइट 2 से 1 जा रही है, इतना क्लियर है। अभी स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, साइन आई बाई साइन आर होता है, और ये इसका मतलब होता है लाइट जहां से जहां जा रही है, तो 2 से 1 जा रही है, इसलिए 2 म्यू 1 लिखा है। लेकिन अगर हमें 1 म्यू 2 के रूप में लिखना हो तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला भी देख चुके हैं, 1/1 म्यू 2 लिख सकते हैं। अब हम क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। क्रिटिकल एंगल कहता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 होता है। दैट इज द प्योर डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। यूज कर लेते हैं इसको, और इस फॉर्मूले में यहाँ पे इस चीज को रख देते हैं। क्या मिलेगा हमें? साइन IC आई की जगह एंड साइन 90 R की जगह इक्वल टू 1/1 म्यू 2। तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 1 म्यू 2 इक्वल टू 1/sin IC। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। अगर हम कहें कि रेयर मीडियम, रेयर की जगह पूरा एयर ही हो जाए, इतना रेयर करो कि चलो एयर ले ले, तो उस केस में हम लोग को 1 2 की जगह मैं सिंपल 1 म्यू 2 की जगह मैं इसको सिंपल म्यू बोल सकता हूँ, और वो हो जाएगा 1/sin IC। तो ये एक फॉर्मूला ये भी ध्यान में रखेंगे, वरना ये ज्यादा हमारे ग्रीन वाला जो फॉर्मूला मेंशन किया है एयर ही वाला केस होता है, तो वो हम लोग ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, वो है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ओके, यहाँ पे इस तरह का जो प्रिज्म होता है ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म होता है। ठीक है, जब आपने राइट एंगल बोला तो एक एंगल 90 होगा, आइसोसेलेस बोला तो बचे दो एंगल बराबर होंगे, तो 90 एक हो गया तो बचे दो बराबर ऑब्वियसली 45 होंगे। तो इसको कभी कभी 45 90 45 प्रिज्म भी आप कह सकते हो, यानी इसका 3 एंगल है, 2 45 1 90। ऐसे प्रिज्म को टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हम लोग कहते हैं। जनरली इनका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। ठीक है, मगर हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी प्रिज्म आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं जहां क्रिटिकल एंगल 62 डिग्री हो, 42 डिग्री हो, या कुछ और भी मे भी बना दिया जाए। तो आपको वहां पे जनरली जो डेटा दिया रहेगा, ऊपर हम लोग ने जो TIR का फॉर्मूला पढ़ा वहां से कैलकुलेट करना होगा। I'll make a numerical video if you want it. Let me know in the comment section. बाकी इफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन एनी फेस ऑफ सच प्रिज्म, अगर कोई टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इसके ऊपर किसी एक फेस पे अगर लाइट नॉर्मली गिरे, मैं अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा, तो वो इंसिडेंट होगी दूसरे फेस पे 45 डिग्री पे, वो हम अभी कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। अब 42 क्रिटिकल एंगल है, इंसिडेंट हो गई 45 पे, तो भाई TIR हो जाएगा। I ग्रेटर देन IC हो गया तो लाइट जो है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये कैसे हो रहा है और डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम हमारे सामने है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने क्या क्या कहा, अगर एक फेस पे नॉर्मल गिरे, ये पहला फेस है जहाँ पे लाइट नॉर्मल गिरी, दिख रही है 90 डिग्री पे गिरी, 90 डिग्री पे गिरेगी तो पास हो जाएगी सीधे, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सीधे पास हुई तो कंस्ट्रक्शन करते ये 90, ये तो 45 है ही, बिकॉज वो प्रिज्म का नेचर है, ये प्रिज्म ही इस तरीके का है। तो अगर ये 45 ये 90 तो ये भी 45। अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बनाया ताकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकें। तो जब हमने ये वाले सरफेस पे, किस सरफेस है ये, इस सरफेस पे हमने ये नॉर्मल बनाया, तो जब ये नॉर्मल हमने बनाया तो देखा भाई ये 45 डिग्री है, तो ये भी ऑब्वियसली 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 है, नॉर्मल है। अब एंगल हो गया इंसिडेंस 45 डिग्री, जबकि क्रिटिकल एंगल ऐसे प्रिज्म का 42 डिग्री है, तो होगा ना TIR अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट जितने एंगल पे आई है उतने पे चली जाएगी। सेम नीचे वाले केस में होगा, और फाइनली यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ये 90 पे आ रही, तो सीधे निकल जाएगी, ये आपको फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऐसा डायग्राम जनरली पेरिस्कोप में यूज होता है। एक वार्निंग जो मैंने ऑलरेडी मेंशन की है कि न्यूमेरिकल्स में IC वेरी हो सकता है, तो कैलकुलेट कर लेना टू चेक कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो लाइट ऑब्वियसली बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है वो आपका 45 से भी ज्यादा होता, 46 47 डिग्री होता सपोज करो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब नहीं होता। तब लाइट क्या होती, जानी ऐसी चाहिए थी, बेंड अवे होने के लिए ऐसे चली जाती। तो बस आप ऐसा डायग्राम बना के छोड़ दोगे, और ये बहुत ज्यादा बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सो कीप इन माइंड। नाउ लेट्स लुक एट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्फेरिकल लेंसेज। इसकी कुछ आइडिया तो पहले से होगी, 10th में अगर पढ़ा है तो। अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व।
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों कर्व हो। लेंस जनरली दिमाग में ये या फिर ये आती है, बट आई विल शो यू कि और भी तरह की लेंसेज होती हैं। तो आते हैं हम लोग टाइप ऑफ लेंसेज पे। पहला है कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। लाइट को ये कन्वर्ज करेगी, सो इट कन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें होती है बाई कन्वेक्स, मगर आप 12th में हो और इसलिए आपको रेड कलर से मैंने मार्क किया। प्लेनो कन्वेक्स पे भी न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस करने। अगर ये न्यूमेरिकल आपको चाहिए कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई श्योरली मेक इट। ट्राई टू मेक इट बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली तभी तो काम आएगी। तो प्लेनो कन्वेक्स कुछ इस तरीके का होता है, ये ध्यान ध्यान में रखेंगे। एक सरफेस हमारा कर्व्ड है और एक हमारा फ्लैट है, दैट्स ऑल। और ये रहा कनकेवो कन्वेक्स। तो ये 3 है, इस पे कोई खास ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलता। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आप अनलकी रहे या लकी रहे तो आपको प्लेनो कन्वेक्स पे मिल जाएगा। लकी अनलकी डिपेंड आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ऑब्वियसली। बाकी कनकेव की अगर हम बात करें तो वो डाइवर्जिंग लेंस होती है, डाइवर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो अगर इस पे लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी। यहाँ कन्वर्जिंग वाले में अगर इंसिडेंट होती तो ऑब्वियसली कन्वर्ज कर जाती। तो ये तो इनके नाम की बात हो गई। अब बाई कनकेव की बात करें, जो नॉर्मली जिसको आप कनकेव कहते हो वो बाई कनकेव होती है, और जिसको नॉर्मली कन्वेक्स कहते हो वो बाई कन्वेक्स होती है। तो ये तो बाई कनकेव पहचान लिया। प्लेनो कनकेव अगेन रेड कलर से मार्क दे, इस पे भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। एक हिस्सा फ्लैट, एक हिस्सा कर्व्ड, दैट्स ऑल। बाकी ये रहा कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और उनके साइन, इंपॉर्टेंट। तो अगर हम सरफेसेस की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेंस मेकर फॉर्मूले में इसकी जरूरत भी पड़ती है। और कंफ्यूजन ये रहता है कि किसका साइन पॉजिटिव लें, किसका नेगेटिव लें। तो ये यही बता दे रहे हैं ताकि आगे जब पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली लेंसेज में 2 होता है, एक नहीं 2 होता है। 2 कैसे होते हैं? एक सरफेस रहा ये इधर की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है? और दूसरा सरफेस रहा ये, तो ये दोनों ही कर्व सरफेस हैं, तो दोनों के ही रेडियस भी होंगे। जब एक कर्व है, एक आपका स्फेरिकल टाइप का है, तो उसका रेडियस भी होगा। अब सवाल उठा पहला किसको बोलें और दूसरा, ये कंफ्यूजन भी रहता है। तो लाइट जब आए और जिस सरफेस को पहले छू दे, यहाँ पे इसको छू रही, अब ये जो पहला सरफेस है इसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, बात खत्म। तो ये ऑब्वियसली राइट की तरफ इसका मुंह ओपन हो रहा है, तो ये वाला हो गया R1, और राइट की तरफ है तो पॉजिटिव, यानी कन्वेक्स का जो R1 है वो पॉजिटिव होगा। फोकस एक ही लेते हैं, फोकस दो नहीं लेंगे। फोकस इसका पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि पहला सरफेस यही है, तो इसका फोकस राइट साइड में होगा। ऑब्वियसली ये राइट में ओपन हो रहा है, तो फोकस पॉजिटिव हो गया। R2 की बात करें, ये दूसरा सरफेस है, ये उल्टे डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो R2 नेगेटिव हो गया। तो कुल मिला के कन्वेक्स लेंस की बात क्या हुई? R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव, F पॉजिटिव, दैट्स ऑल। कनकेव की अगर हम बात करें, तो लाइट आके जो छू रही है पहले सरफेस को, वो लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है, तो फोकस इसका नेगेटिव हो गया। जो पहला सरफेस है वही फोकस दे देगा, तो साइन इसका नेगेटिव हो गया। बाकी R1 इसका नेगेटिव हो गया क्योंकि अगेन पहला सरफेस लेफ्ट में ओपन हो रहा है, R1 नेगेटिव। और R2 पॉजिटिव हो गया क्योंकि दूसरा सरफेस राइट में ओपन हो रहा है, तो R2 पॉजिटिव। सो वी गॉट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स ऑल। ये 3 सारे साइन कन्वेंशन विद लॉजिक हो गए, तो कभी भी अप्लाई करना एग्जाम में, याद भी ना हो तो ये निकाल सकते हो। बात कर लेते हैं सिंपल से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की। तो सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंस जो लेफ्ट की तरफ है वो ऑब्वियसली नेगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव, हाइट अबव पॉजिटिव, हाइट अबव बिलो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। बाकी लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव। सिंपल कन्वेंशन जो हम लोग मिरर में भी यूज कर रहे थे। That's all for the lenses. Now we will talk about a very important topic, refraction at spherical surface. यहाँ से numerical और derivation ये almost every year आता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन इसमें क्या यूज होगा? जितनी भी डिस्टेंस है उसको हम लोग पोल से मेजर करेंगे स्फेरिकल सरफेस की। अब पहले तो इससे पहले ये भी एक बार समझ लेते हैं कि स्फेरिकल सरफेस का मीनिंग क्या है। स्फेरिकल सरफेस का मीनिंग लेंस नहीं है, यहाँ पे एक सरफेस है जिसके इधर पूरा एक दूसरा मीडियम है और इस साइड कंप्लीटली एक डिफरेंट मीडियम है। जनरली लेंस होता है तो यहाँ पे ऐसे पैक होता है और वापस से यहाँ पे पहला वाला मीडियम आ जाता है, बट वो नहीं है। एक ऐसे बाउंड्री है जिसके इधर पूरा एक दूसरा मीडियम और इस तरफ पूरा एक कंप्लीटली डिफरेंट मीडियम है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस का केस बनेगा इसमें। अब इसमें ये जो मिड पॉइंट है ये और ये, यही हमारा
पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितनी भी डिस्टेंस होगी साइन कन्वेंशन में हमने क्या देखा कि वो कहाँ से मेजर होगी, पोल से। एक बात हो गई। डिस्टेंस जो कि अगेन इंसिडेंट के डायरेक्शन में होगी, यानी राइट की तरफ होगी, पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव। बहुत बेसिक सा साइन कन्वेंशन है जो हमेशा फॉलो होता है। अजम्पशन में ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट साइज लेना है, अभी मैं दिखाऊंगा। स्मॉल अपर्चर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर करना है और रेस को हमें पैरा एक्सियल सोच के चलना है। इसका मतलब है कि मेकिंग स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम एंगल बना के जा रहे होंगे। तो अगर हम एक कन्फ्यूजन की बात करें कि अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि कन्वेक्स है कि कनकेव है। अगर मैं ये दो डायग्राम दिखाऊं, दोनों अगर एक नज़र में देखें तो एक जैसा लग रहा है, फिर भी मैंने एक को कन्वेक्स और एक को कनकेव बोला। और इसका रीज़न ये है कि रेयर साइड जो है अगर वो कन्वेक्स है तो पूरे सरफेस को ही कन्वेक्स बोल देंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें इधर रेयर है और इसमें इधर की तरफ डेंसर है, ठीक है। तो रेयर की तरफ अगर ये बल्ज आउट है, बाहर निकला हुआ हिस्सा है, तो हम उस पूरे सरफेस को कन्वेक्स बोल देंगे। और अगर डेंसर की तरफ ये बाहर निकला हुआ है तो उसको कनकेव बोलेंगे, क्योंकि रेयर की तरफ अंदर वाला होगा। यानी कि रेयर से ही एक तरीके से सोचो कि सारा कुछ डिसाइड होगा। अगर आउटसाइड वाला पार्ट ऐसे बल्ज आउट वाला पार्ट रेयर की तरफ है तो कन्वेक्स, और अगर इनसाइड वाला पार्ट रेयर की तरफ है तो कनकेव। बाकी एक बात और ध्यान में रखना है, हमेशा रेयर को 1 लेंगे, चाहे वो लेफ्ट में लिखा हो चाहे राइट में। यहाँ लेफ्ट में लिखा है रेयर को 1 बोला है, यहाँ राइट में लिखा है तो भी रेयर को μ1 बोला है, और डेंसर को μ2 बोलेंगे। पहला मीडियम दूसरा मीडियम कौन है ये मैटर नहीं करता, रेयर विल बी 1, डेंसर विल बी 2। इस कन्वेंशन को एक तरीके से लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे डेरिवेशन और डायग्राम पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से मेनली आता है जो क्वेश्चन आता है। रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे हमने 3-4 एंगल है, 5 एंगल है टोटल, जिसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये रही इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट ये रहा, यहाँ से इंसिडेंट रे हमने डाला और यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल बनाने के लिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी लाइन हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ दी, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और ये जो ग्रीन वाला इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एंगल जो बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो एक आई और आर, ये तो दो चीज़ क्लियर हो गई। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस से हमारा जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसको अल्फा कह दिया, रिफ्रैक्टेड जो बनाएगी उसको बीटा कह दिया, नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है उसको गामा कह दिया। तो हमें मिल गया आई आर अल्फा बीटा गामा, 5 एंगल हो गए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रही पोल से, उसको यू बोला, इमेज डिस्टेंस को वी बोला, और पोल और सेंटर के बीच के इसको आर बोल दिया। बाकी एनएम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया। रेयर वाला पहला मीडियम है 1 है, डेंसर को 2 बोला है। ये सारे हमारे डायग्राम में क्या क्या है ये क्लियर हो गया। अब नॉर्मली रेज ऑब्वियसली जानी ऐसे चाहिए थी, रेयर से डेंसर गई, बेंड टूवर्ड हो गई, और बेंड होके फाइनली यहाँ आके मीट की, तो यहाँ इमेज बन गया। एक रे ये आ गई और दूसरी रे ये चली गई, दोनों यहाँ पे मीट की, यहाँ पे आपको इमेज मिल गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डायग्राम का यहाँ पे हो गया। अब हम इसमें डेरिवेशन देखते हैं। कंसिडर करते हैं ट्राइंगल NOC, ठीक है। ये ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर होता है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और अपोजिट इंटीरियर अल्फा और गामा, यानी I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। मैथ का सिंपल रूल लगाया। सेम काम NIC में करेंगे, NIC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा एक्सटीरियर है, और R और बीटा अपोजिट इंटीरियर है, तो गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। अब यहाँ से I मिल गया तो यहाँ वाले फॉर्मूले से R निकाल लेते हैं, ताकि उसको स्नेल्स लॉ में I और R की जगह रखें। तो R को हमने निकाला ट्रांसफर करके, गामा माइनस बीटा हो गया, तो 2 हमें मिल गया। मैंने उसको अलग कलर से यहाँ पे मार्क कर लिया। अब सारी रेज हमारी पैरा एक्सियल हैं, तो अल्फा बीटा गामा और R ये सभी बहुत स्मॉल एंगल बनाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है अगर एल थीटा अगर स्मॉल है, एंगल अगर स्मॉल है, तो एंगल को टैन एंगल के बराबर कह सकते हैं। यानी अल्फा है तो टैन अल्फा, बीटा है तो टैन बीटा, और गामा है तो टैन गामा। अब टैन अल्फा है क्या, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन अल्फा अगर हम करेंगे परपेंडिकुलर एनएम बेस ओएम, एनएम अपॉन में ओएम। इसी तरीके से एनएम अपॉन एमआई, टैन बीटा को अगर हम देखें तो एनएम अपॉन में एमआई, ये हो गया टैन बीटा। और गामा देखें तो एनएम अपॉन एमसी, तो एनएम अपॉन एमसी, सारी ये चीज़ हो गई। अब हम चूंकि हमारा पोल और एम दोनों बहुत करीब है, तो इतनी सी डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। तो ये जो एमसी लिखा हुआ है इसको हम पीसी बोल देंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। जो ओपी लिखा हुआ है, सॉरी, जो ओएम था हमारा उसको हम लोग ओपी बोल देंगे, और जो हमारा एमआई है हम उसको पीआई बोल देंगे, ताकि सारी डिस्टेंसेस हमारे पोल से हो जाए। तो हमने क्या किया, ओएम को ओपी, एमआई को पीआई और एमसी को पीसी। तो अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ पे यूज किया।
ठीक है, तो इतना हमने अभी काम कर लिया। अब स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई बाई साइन आर, 1 से लाइट 2 में जा रही है तो 1 म्यू 2, जिसको म्यू 2 बाई म्यू 1 कहते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो हमें मिलेगा म्यू 1 साइन आई, म्यू 2 साइन आर। ये इक्वेशन स्टार हो गई। आई और आर अब हमने ऊपर निकाल रखा है तो ये भी हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, सिंस आई और आर बहुत स्मॉल है तो साइन आई को हम लोग अगेन आई लिख सकते हैं, साइन आर को हम लोग आर लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो स्टार इक्वेशन है ये हमें क्या दे देगा? म्यू आई, म्यू 1 आई और म्यू 2 आर दोनों बराबर होंगे। आई को हमने ऊपर जो हमने डेरिवेशन किया है यहाँ पे, ये पिंक वाला, दिस एंड दिस रेड वन, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा और आर को लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा। बाकी अल्फा की वैल्यू रखा, गामा की वैल्यू रखा, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख, गामा की रखा और बीटा की रखा। कहाँ से रखा? ये रहा अल्फा बीटा गामा, यहाँ से ये सारी वैल्यू को रख दिया। जब रखा तो हमें मिला ये एन एम अपॉन ओ पी, इसी तरीके से एन एम अपॉन पी सी, एन एम अपॉन पी सी, एन एम अपॉन पी आई, ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब इसमें एन एम एन एम एन एम एन एम सब में था कॉमन है तो कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो हमें ये चीज़ मिल गई। ठीक है, यहाँ तक तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब हमने इसमें क्या किया, कुछ चेंज, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, म्यू 1 अपॉन ओ पी ये यहाँ पे लिख लिया, म्यू 1 अपॉन पी सी को दूसरी तरफ भेज दिया, और म्यू 2 अपॉन पी आई जो माइनस था उसको इधर बुला लिया, तो म्यू 2 अपॉन पी आई प्लस में आ गया और म्यू 1 अपॉन पी सी उधर जाके माइनस हो गया। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी पी सी, यहाँ पे भी पी सी, तो दोनों में से हमने एलसीएम ले लिया पी सी, और ये था म्यू 2, ये था म्यू 1, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1, यानी कि सिंपली हमें ये फॉर्मूला मिला। अभी ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। और ओपी जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ओपी, पीआई और पीसी तीनों को देखते हैं डायग्राम में। ओपी नेगेटिव साइड में माइनस यू बोलेंगे, पीआई पॉजिटिव साइड में प्लस वी बोलेंगे, और पीसी को प्लस आर बोलेंगे। ठीक है, तो ये काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस यू बाकी प्लस वी प्लस आर, ओपी पीआई पीसी ये तीनों को। तो ये जो ओपी पीआई पीसी दिख रहा है यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वैल्यू रख देते हैं, माइनस यू रखा, वी रखा और आर रखा ऊपर वाली इक्वेशन में। इसको थोड़ा सा, इसको आगे लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, तो म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो गया। यही डेरिवेशन एग्जाम में पूछेगा तो करना रहेगा, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट मीडियम को एयर बोलें यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तब सेकंड को सेकंड की जगह सिर्फ म्यू बोल दें, तो हमारा यही फॉर्मूला रिड्यूस इसमें हो जाएगा, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अब ये वाला एक्सेप्शनल केस है, हमें ये वाला याद रखना रहेगा। अगर ये हमें दिया रहे तो एनी टाइम हम लोग इसको इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, म्यू 1 की जगह 1, म्यू 2 की जगह म्यू रख दें, काम खत्म। तो ये वाला मेन फॉर्मूला है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देंगे। ठीक है, डिराइव भी इसी को करना है। इंपॉर्टेंट नोट, अब हम जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसमें लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, तो ट्रिक क्या है, रेयर से डेंसर जाए तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो। इसको तो एकदम एक तरीके से डेरिवेशन भी याद रखो और इसका फाइनल फॉर्मूला भी, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डायरेक्ट याद रखो। लेकिन अगर ये रेयर से डेंसर की जगह डेंसर से रेयर जा रहा हो, जस्ट इसके अपोजिट जा रहा हो, उस केस में क्या करना है? उस केस में हमें 2 को 1 और 1 को 2 कर देना है। मतलब जहां जहां 2 लिखा है वहां 1 कर दो, जहां 1 लिखा है वहां 2 कर दो, 2 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 2, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन यू, म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन आर, म्यू 2 माइनस म्यू 1 की जगह म्यू 1 माइनस म्यू 2। एंड लास्टली, कभी अगर किसी न्यूमेरिकल में पावर ऑफ सरफेस पूछ ले, लेंस नहीं सरफेस है, सरफेस का पावर पूछ ले, तो P इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। Now let's talk about one of the most important topic, lens maker formula, जिससे रेगुलरली 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। This formula relate focal length to the refractive index of lens material and radii of curvature of two surfaces। तो जनरली लेंस को बनाने में दो सरफेस यूज होता है, दोनों का रेडियस R1 R2, जो मटेरियल है लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड उसका फोकल लेंथ, इनमें जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट लेंस मेकर? बिकॉज इट इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लेंस टू डिजाइन लेंस ऑफ रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन मटेरियल। तो गिवन मटेरियल का रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का, रिक्वायर्ड पावर की लेंस को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, देयरफॉर इट्स कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। कुछ अजम्पशन इसमें यूज़ हो रहे हैं कि थिन लेंस यूज़ हो रहा है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, स्मॉल अपर्चर है एंड सारे ही रेज जो है पैराएक्सियल है। ये सिमिलर है प्रीवियस टॉपिक के अजम्पशन की तरह। अब डेरिवेशन पे आते हैं और हम कन्वेक्स के लिए डिराइव करेंगे। सिमिलर डेरिवेशन कनकेव के लिए भी होता है, बट कन्वेक्स इज अकॉर्डिंग टू मी मोर इम्पॉर्टेंट।
कंसिडर द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ले रहे हैं ABC एंड ADC, और दोनों में रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस जो प्रीवियस टॉपिक है उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब पहले रे डायग्राम देख लेते हैं कैसे है। इंसिडेंट ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे इंसिडेंट रे हमारी ये गई और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। अब ये वाला जो सरफेस है ये राइट साइड में ओपन हो रहा है, तो इसका नॉर्मल राइट वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाते हुए ये जो फिगर बना ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और इसी तरह ये वाला लेफ्ट में ओपन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल बनाएं तो ये लेफ्ट वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो लेफ्ट एंड राइट ये जो दो नॉर्मल है ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट M पे लाइट पहले इंसिडेंट हुई है, तो नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था अगर यहाँ लेंस ना होती, लेकिन रेयर से डेंसर गई है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कहाँ है? ये ग्रीन वाला नॉर्मल है। रे ऐसे जा रही थी, नीचे की तरफ नॉर्मल है, तो ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। तो थोड़ा सा बेंड हुई, लेट मी शो यू, ये थोड़ी सी ऐसे बेंड होके जाने लगी। ठीक है, अब N वाले पॉइंट पे हम लोग अगेन नॉर्मल बनाएंगे, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, अब रे जानी कैसी चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वाई? बिकॉज डेंसर से रेयर जा रहा है, तो इस बार बेंड अवे मतलब ये रे नॉर्मल से दूर इधर की तरफ, ये रहा नॉर्मल, इससे दूर इधर की तरफ बेंड होगी, विच मीन्स वो आके यहाँ पे हिट करेगी। अब अगर हम पहले सरफेस की बात करें ABC, तो इसने तो रे को बस इतना बेंड किया था, ये रे जा रही थी, ये बेंड हुई, तो इसके अकॉर्डिंग इमेज जो है उसको ट्रेस बैक करेंगे तो वो फाइनली यहाँ पे बन रही। यानी कि पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही जो फर्स्ट बेंडिंग के बाद आई है। अब सेकेंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो पहले का इमेज था, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसका फाइनल इमेज सेकेंड बेंडिंग जो होने के बाद यहाँ पे फाइनली मीट किए, ये हमारा फाइनल इमेज हो जाएगा। कुल मिला के दो सरफेस हैं, पहला सरफेस ये रहा ABC के लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया, इमेज ये हो गया जो फर्स्ट बेंडिंग के बाद बनी। सेकेंड केस में अब ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसका फाइनल इमेज ये बना है जो कि सरफेस ADC के लिए। तो ये हमें ओवरऑल ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U, पहली इमेज डिस्टेंस को V1 कहा है, और यही दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है V1। बाकी पहला जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में R1 और दूसरा वाला लेफ्ट साइड में ये R2, एंड फाइनल इमेज जो बनी है I, उसको हमने V बोला है। तो दैट इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ डबल कन्वेक्स लेंस। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे। रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ABC पहले हम बात करते हैं। अब ABC में लाइट किधर से जा रही है? ये रहा रेयर और यहाँ पे डेंसर, तो रेयर से डेंसर जा रही है। रेयर से डेंसर का फॉर्मूला हमें पता है, μ2 अपॉन में इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में सरफेस का रेडियस। अब सरफेस है ABC पहला, इसका फर्स्ट ये पहला सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 यूज होगा, मतलब μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, इसमें कोई डाउट नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 यूज होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, एंड पहले के लिए मैंने बताया था फर्स्ट बेंडिंग के बाद यहाँ पे आके मीट कर रही है, तो इमेज डिस्टेंस हमारा V1 लिया जाएगा, यानी कि μ2 अपॉन में V1 माइनस μ1 अपॉन में U, μ2 माइनस μ1 अपॉन R, सिंपल। लेकिन जब सरफेस ADC की बात करेंगे तो इस बार डेंसर से, ये अगर हम देखें डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जा रही है, तो इसमें उल्टा होगा, 2 और 1 चेंज हो जाएगा, तो सारा कुछ वही रहेगा, मतलब सारा कुछ क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज होगा, मगर ये सिंबल्स चेंज होंगे, ये μ2 की जगह μ1, μ1 की जगह μ2, अगेन μ2 की जगह μ1 एंड μ1 की जगह μ2। तो ये पहले तो न्यूमरेटर में ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। बाकी डिनोमिनेटर की बात करें तो इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, तो V1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यहाँ पे रखेंगे, कहाँ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमारा सेकेंड वाला होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने किसको लिया है? V1 को। इमेज डिस्टेंस हम किसको रखेंगे इस बार? V को, जो कि हमारी फाइनल इमेज है, तो μ1 अपॉन में V, μ2 अपॉन में U यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है V1, एंड μ1 माइनस μ2 माइनस μ1 रेयर से डेंसर में होता है, डेंसर से रेयर में μ1 माइनस μ2, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस का जो बाद वाला सरफेस है लेफ्ट साइड वाला उसका R2 है, तो अपॉन में R2। तो दो इक्वेशन मिली R1 R2, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये लिखेंगे प्लस ये और RHS में दिस प्लस दिस, लेट्स राइट इट। हमको मिलेगा μ2 अपॉन V1, μ1 अपॉन U, ये एंड ये पूरी हमें इक्वेशन बहुत सिंपली लिखने पे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। अब μ2 अपॉन V1 और μ2 अपॉन V1 दोनों आएंगे, कहाँ से आ रहे हैं? ये रहा μ2 अपॉन V1 और ये रहा μ2 अपॉन V1, दोनों ऐड होने पे एक्चुअली माइनस साइन है, तो सब्सट्रैक्ट होके कट जाएंगे। बाकी जो μ1 अपॉन में U माइनस में और μ1 अपॉन V प्लस में,
तो माइनस में म्यू वन अपॉन यू और म्यू वन अपॉन में वी, ये दो बचा, और इधर तो हमारा ये पूरा बचा ही रह गया। अब इसको अगर हम आगे पीछे करके लिख लें तो हमें मिलेगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन ये भी म्यू वन ही है। अब अगर यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन को हम लोग कॉमन ले लें तो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो गया, यहाँ वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर टू। बाकी यहाँ पे भी अगर हम म्यू वन को कॉमन लेके नीचे डिवाइड में भेजें तो वी विल गेट म्यू टू माइनस म्यू वन अपन में म्यू वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, और ये वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आगे मैं बताऊंगा थिन लेंस फार्मूला में, इट्स कॉल्ड वन अपॉन एफ। तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोकल लेंथ, जो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है। अब व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, अगर यही लेंस एयर में प्लेस कर दे तो म्यू वन हमारा वन और म्यू टू को म्यू बोल देंगे, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये फाइनल फॉर्मूला दो हमारा रहेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑब्वियसली ये है, एयर के केस में ये अप्लाई होगा। अब कन्वेक्स और कनकेव ये मैटर नहीं करता, दोनों में ही यही दोनों फॉर्मूले रेस्पेक्टिवली यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन की म्यू टू म्यू वन है या फिर एयर वाला केस है। तो फॉर्मूला सेम होगा चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स। दैट्स ऑल। Now let's look at another important topic, thin lens formula। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। कॉम्बिनेशन में मतलब इस फॉर्मूले के साथ में लेंस मेकर को कंबाइन करते हुए न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली थिन लेंस फॉर्मूला कहते हैं, जहाँ पे यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज ऑफ एफ फोकल लेंथ, दैट्स ऑल। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये हमारा थिन लेंस फॉर्मूला है। ठीक है। इसका लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर की तरह, इसमें तीन फॉर्मूले एक्चुअली आएंगे। एक वी बाई यू है, एक हो जाएगा एफ अपॉन एफ प्लस यू, और एक होगा एफ माइनस वी अपॉन में एफ। तो ये भी याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, याद करना है एज इट इज़। मार्क इट एंड मेक अ चार्ट ऑफ इट, बल्कि मैं एक फॉर्मूला शीट भी डाल दूंगा इससे रिलेटेड, इफ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन एज द टेंजेंट, टेंजेंट मीनिंग टैन, ओके, tan, trigonometry का tan of angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center। क्या मीनिंग है? ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये रहा, मैं इसको अगर हाईलाइट करूं तो ये रहा। अब यहाँ से यूनिट डिस्टेंस मतलब h की वैल्यू 1, इस यूनिट डिस्टेंस पे अगर लाइट गिरे तो कितना बेंड हो, उस बेंडिंग डेल्टा का tan डेल्टा, ये हमारा डिफाइन किया गया है पावर ऑफ लेंस। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ये बेंड करेगा, बेंडिंग जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि उसका फोकल लेंथ उतना ही कम होगा। बेंडिंग अगर यहाँ पे कम हुई तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, बेंडिंग अगर ज़्यादा हुई तो फोकल लेंथ कम होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा पावर हुई, पावर मतलब कितना ज़्यादा वो बेंड कर ले रहा है, कन्वर्ज कर ले रहा है, या अगर डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज कर ले रहा है, जितना ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करता कहाँ है, फोकस पे ही, तो फोकल लेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी और पावर उसका उतना ही ज़्यादा होगा कि भाई ज़्यादा पावर की ज़्यादा बेंड कर ले रही। तो कहीं ना कहीं हमको ये P इनवर्सली F ये रिलेशन निकालना है। तो ये टेंजेंट से कैसे आएगा, लेट्स लुक एट दैट। यहाँ पे अगर ये डेल्टा बनाए तो सिंपल मैथ से ये भी डेल्टा दिख रहा है, आई थिंक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोलेंगे, यस, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल पैरेलल है, कट कर रहा है, तो ये हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो tan डेल्टा लगाएंगे जो कि हमारा पावर होता है, दैट विल बी परपेंडिकुलर वन बेस विच इज h अपॉन f। h को 1 लेना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सो tan डेल्टा 1 बाई f आएगा, एंड tan डेल्टा को ही पावर का है। तो हो गया पावर इनवर्सली रिलेटेड टू फोकल लेंथ, एंड लॉजिकली भी एच इज सेट बैटरी एज आई ऑलरेडी डिस्कस। अब यूनिट की बात करेंगे तो ये डायोप्टर इसकी सिंपल यूनिट होती है। बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में दो फार्मूले ध्यान में रखेंगे, अगर बहुत सारी लेंसेज हैं तो M1 M2 M3 सब मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर टोटल मैग्निफिकेशन, जहाँ पे M1 M2 M3 इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन है अलग अलग लेंसेज का। और रही बात टोटल पावर की, तो अगर एक लेंस का पावर P1 है दूसरे का P2 है तो कॉम्बिनेशन में पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब दो लेंस को इस तरीके से या तीन लेंस को, मल्टीपल लेंस को ऐसे सटा के रखा है, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो इस पर भी दो फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे, मे भी एक आध नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। लेट्स लुक एट आवर फाइनल टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रायंगुलर शेप का जनरली, और भी शेप्स के आते हैं यहाँ पे हमारे सामने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, और इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे हो रहा है वी विल लुक इनटू इट। तो सबसे पहले एक जो टॉप एंगल है ये, जिसको ये से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है।
हमारी इनकमिंग रे, जो ये रे जा रही है और फाइनली ये रे निकल रही है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है ये, इसको एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग बोलेंगे। जो लाइट ऑब्वियसली इंसिडेंट हो रही है एज ऑलवेज इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे गिरी वहाँ नॉर्मल अगर खींचे तो उससे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पहली बार मुड़ी ये आर, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया नॉर्मल के साथ। ये रे आगे गई, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है। इस नॉर्मल से जो ये वाली अंदर वाली इंसिडेंट रे है वो जो एंगल बना रही है इसको आर डैश नाम दिया है, कोई स्पेशल नेम देने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली जो रे बाहर निकल रही वो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है उसको इमरजेंट एंगल बोल दिया है। तो ये हो गए हमारे 4 एंगल, आई आर, आर डैश, आई डैश। बाकी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी और फाइनली ऐसे निकली, तो जो ये एंगल आया है इसको डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन बोला है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। तो 4 एंगल हमारे, 5 एंगल हमारे सामने हो गए, आई, आई डैश, आर, आर डैश एंड डेल्टा। कुछ लेबल्स, पी क्यू इंसिडेंट रे, आर एस फाइनल जो हमारी इमरजेंट रे है, बीच में जो रे है वो क्यू आर दिख रही है, ये वाले पॉइंट को एम बोला है, इस पॉइंट को एन बोला और ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब डेरिवेशन में अगर हम देखें तो हमारा ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा उसका डेरिवेशन, पहले तो वो फॉर्मूला एक नज़र हम देख ही लेते हैं क्या है। ये आई प्लस आई डैश ए प्लस डेल्टा, यही डेराइव करने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ये काइट शेप का, नॉट एग्जैक्टली काइट शेप बट इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये नॉर्मल बनाए तो ये 90, ये नॉर्मल बनाए तो ये 90, तो 2 एंगल 90 हो गया, तो बचे 2 एंगल ऑब्वियसली 90 होंगे, यानी ए प्लस क्यू एन आर, ये वाला एंगल ए प्लस क्यू एन आर को मैं 180 कह सकता हूँ। अगेन लेट मी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, सो लेट्स करेक्ट इट। ये 90 है, ये 90 है, तो बचे 2 एंगल हमारे ऑब्वियसली 180 होंगे, उनका सम, क्योंकि 90 90 180 हो गया और टोटल 360 होता है, तो बचे 2 एंगल भी हमारे 180 होंगे, यानी ए प्लस एंगल क्यू एन आर हो गया हमारा 180 डिग्री। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, क्यू एन आर ट्राइंगल ले लेते हैं। क्यू एन आर, ये छोटा सा ट्राइंगल, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आर, आर डैश और अगेन क्यू एन आर वाला एंगल, ये तीनों का सम इस ट्राइंगल के अंदर वो 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये भी 180 है, ये भी 180 है, दोनों 180 हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी ए प्लस क्यू एन आर एंड आर प्लस आर डैश क्यू एन आर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्यू एन आर कट गया, तो ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश हमें मिल गया, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। अब ट्राइंगल क्यू एम आर ले लेते हैं, ये रहा क्यू, ये रहा एम, ये रहा आर, ये छोटा सा ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इंटीरियर वाला पहले एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल कितना है। अब ऑब्वियसली ये अगर आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये पूरा एंगल भी आई होगा, और उसमें छोटा सा एंगल ये आर है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है मैं इसको आई माइनस आर कह सकता हूँ। एंड सिमिलरली ये जो अंदर वाला एंगल है ये पूरा आई डैश है, तो ये फुल आई डैश होगा, और ये थोड़ा वाला आर डैश है, तो ये जो एंगल अंदर बचा हुआ दिख रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं आर डैश, सॉरी आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। ये पूरा आई डैश, इतना सा आर डैश, तो ये हो गया आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। अब इतना तो हम लोग समझ गए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा कितना कितना है। अब हम लोग करते क्या है, इस छोटे से ट्रायंगल क्यू एम आर ट्रायंगल में ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा आई दिस एंड दिस, मतलब एम क्यू आर एंड एम आर क्यू। मैं इसको अलग दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये रहा एम, ये रहा क्यू, ये रहा आर, ये एंगल हो गया हमारा आई माइनस आर, ये एंगल हो गया हमारा आई डैश माइनस आर डैश, और ये हमारा है डेल्टा। तो अगर इन सबको देखें ध्यान से तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्यू एम आर में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर, और सम ऑफ इंटीरियर और कुछ नहीं, क्यू एम आर और एम आर क्यू जो है, अरे एम क्यू आर और एम आर क्यू वो है आई माइनस आई डैश एंड आई डैश में आई माइनस आर एंड आई डैश माइनस आर डैश, आई माइनस आर एंड आई डैश माइनस आर डैश, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर टू, दैट्स ऑल। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ इंटीरियर टू। अब डेल्टा बराबर इतना हो गया, अब आई और आई डैश दोनों पॉजिटिव हैं एक तरफ, और माइनस आर और माइनस आर में कॉमन ले लें आर आर और आर डैश में, तो आर प्लस आर डैश एक तरफ हो गया। अब आर प्लस आर डैश को हमने ए बोला है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट आर प्लस आर डैश की जगह ए, तो इसको उधर ट्रांसफर करें, आई प्लस आई डैश हमें मिल गया ए प्लस डेल्टा। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, सो आई होप इट्स क्लियर। आई प्लस आई डैश इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। आई कौन है? इंसिडेंट एंगल, आई डैश कौन है? इमरजेंट एंगल, ए कौन है? एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा कौन है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंड फाइनल एक रिलेशन बस ध्यान में रखना है, क्या रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम क्या, अलग अलग एंगल पे हम डालेंगे, एक ऐसा एंगल आएगा जिस पे मिनिमम डेविएशन मिलेगा, सबसे कम डेविएट होगी लाइट, ठीक है। तो उसमें और म्यू में क्या रिलेशन, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा
होल बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस डेल्टा होल बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला भी हम लोग ध्यान रखेंगे फॉर न्यूमेरिकल। दैट्स ऑल फॉर द रे ऑप्टिक्स। अब इन केस अगर कोई सोच रहा है कि इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप एंड देन टेलीस्कोप वगैरह क्यों नहीं है, सो ये वन शॉट ऑब्वियसली रे ऑप्टिक्स पे है एंड चैप्टर में 2 पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो मैंने रे ऑप्टिक्स का पूरा कवर कर लिया है। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन this optical instrument, simple microscope, compound microscope and telescope of all kind, let me know in the comment section. And if you find this video useful, don't forget to hit the subscribe button. That's all.